घर्षण। न्यू चैप्टर है 12th चैप्टर घर्षण। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो इस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जब उस पर कोई भारी बल न लगाया गया हो अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने या गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? यह सब क्या होता है? घर्षण के कारण होता है। घर्षण क्या होता है कि आपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। आपेक्षिक गति का विरोध यानी कि जब मान लो एक बॉक्स है, वो किस पे रखा गया है? एक फर्श पे रखा हुआ है और हमें क्या करना है? उसको मूव कराना है, उसको गति प्रदान करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको खींचना पड़ेगा। और खींचने के कारण उसमें क्या होगा? उस जो ना बॉक्स है और जो फर्श है उन दोनों के बीच में क्या होगा? घर्षण होगा। यानी जब उसको खींचेंगे तो चर चिर की आवाज़ आती है ना, तो वो क्या होता है? वो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जो उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? घर्षण लग रहा है। तो जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं तभी वो मोशन में आता है। थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में नहीं आता है ना, गति नहीं कर पाता है। तो घर्षण क्या होता है? जब दो वस्तुएं क्या कर रही है? एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही है। यानी कि फर्श क्या है? वो बना बॉक्स क्या करता है? उस फर्श के अगेंस्ट में कर रहा है ना, उसके आगे की तरफ उसको खींच रहे हैं हम, आगे की तरफ खींच रहे हैं तो बॉक्स तो आगे की तरफ गति कर रहा है। तो दोनों जो बॉक्स का जो नीचे का सरफेस है और जो हमारी फर्श है उसका जो सरफेस है वो दोनों क्या है? एक दूसरे कांटेक्ट में, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने की वजह से उनके बीच में क्या होता है? घर्षण बल लगता है। ओके, इसको हम और समझते हैं। देखो, घर्षण बल। मेज पर रखी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। ये देखो, इसको हम क्या कर रहे हैं? धीरे से धकेलिए। आप ये देखेंगे कुछ दूरी चलकर ही रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या आप हम ये कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। ये देखो, गति का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। आपने देखा कि यदि आप बाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाई दिशा में कार्य करता है। यानी कि हमेशा गति का विरोध करता है। यानी कि जिस दिशा में भी वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में हमेशा बल लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल करते हैं। यदि हमारी कोई वस्तु आगे की तरफ गति कर रही है, वस्तु आगे की तरफ गति कर रही है तो घर्षण बल का लगेगा उसके हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। अगर हम आगे गति कर रहे हैं तो घर्षण बल का लगेगा पीछे लगेगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं यदि आप दाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल क्या लगेगा? दाई दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का क्या करेगा? विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या आप सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगाता है? क्या ये पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना प्रारंभ करे कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और खिलक कर आपको दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में अंतर पाते हैं? इस अंतर का कारण क्या हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? कमानीदार तुला। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें हमें कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है और कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। यहाँ पे क्या होता है? कुंडली सी बनी हुई होती है, स्प्रिंग सी होती है और नीचे की तरफ ये देखो एक हुक होता है। इसके ऊपर किसी वेट को लटका दिया जाता है और जब ये नीचे की तरफ खिंचती है तो ये जो पॉइंटर है वो कहाँ जाता है? नीचे जाता है। और यहाँ पे हमारे नंबर लिखे होते हैं जिससे हम उसको नाप लेते हैं। पैमाना के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है और हमें पता चलता है उस पर कितना बल लगा है।
किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आना समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व वह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब ये देखो, यह एक आनत तल बनाया, झुका हुआ स्लोप, ठीक है। और इसके ऊपर हमने सेल रखा और सेल को लुढ़काया, तो उसने लुढ़कने पे कितनी दूरी तय की वो हमें नोट करना है। मेज पे कोई कपड़ा बिछा दीजिए। अब क्या किया, इस पे एक कपड़ा बिछाना है। यह सुनिश्चित कीजिए मेज के ऊपर, ठीक है, कपड़ा बिछाया है, ये कपड़ा बिछा दिया। यह सुनिश्चित कीजिए कपड़े में सिलवटें ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर दोहराइए और फिर इस क्रियाकलाप को हमको वापस दोहराना है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आना समतल का ढलान समान रखिए, यानी कि ये जो ढलान है वो हमेशा समान रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है फर्श हम चेंज करते रहेंगे। यानी कि पहले हमने क्या रखी, मेज रखी, समतल प्लेन है, फिर हमने कपड़ा लगाया, फिर हमने क्या बनाई, रेत बनाई। तो किसने कितनी ज़्यादा दूरी तय की, यानी कि जितना ज़्यादा घर्षण कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा दूरी तय करेगी। ये चिकनी थी तो इनके बीच में क्या हुआ, सेल के और इस फर्श के बीच में क्या हुआ, घर्षण कम हुआ, तो इसने दूरी ज़्यादा तय की। हमने कपड़ा रख दिया तो कपड़े के बाद ये देखो इसने दूरी क्या हुई, कम दूरी तय की, यानी कि इस जो कपड़ा है उसने क्या लगाया, इस पर घर्षण बल लगाया, इसके और इसके बीच में क्या लगा, घर्षण बल लगा, इसके कारण इसने कम दूरी तय की। अब हम क्या लगा देंगे, मिट्टी लगाएंगे, मिट्टी बिछाएंगे, तो मिट्टी के बीच में और इसके बीच में और ज़्यादा घर्षण बल होगा, तो वो क्या करेगा, इससे भी कम दूरी तय करेगा। किसी स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न की होती हैं। इसका कारण जानने के लिए प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उस प्रकृति पर निर्भर करती है? बिल्कुल, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। क्या कि पृष्ठ चिकना है, खुरदरा है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? बिल्कुल। मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेजमाल का टुकड़ा लपेटकर वापस करते हैं। तो देखो, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है, ठीक है। अनियमितता यानी कि उसका चिकनापन और खुरदरेपन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। जो दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती है, यानी कि जो हमारा पृष्ठ होता है वो कुछ इस तरह का होता है और जो हमारा बॉक्स होता है वो भी कुछ इस तरह का होता है, तो वो दोनों क्या होती है, एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं ये, तो उसी को क्या बोला गया, ये अनियमितताएं बोला गया। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हम इस अंतर्बंधन यानी जो इंटरलॉकिंग जो एक दूसरे के अंदर फंस गई है उसको हम क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको उससे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। को पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे या रुक्ष पृष्ठों पर अनियमितता अधिक संख्या में होती है, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। यह घर्षण बल क्या होगा, ये देखो, ये दिखी हुई है ऐसे, तो ये पुस्तक का पृष्ठ है और नीचे वाला क्या है, मेज का पृष्ठ है। इस पर हम जैसे हम इसको गति कराते हैं तो इसके बीच के अंदर बंधन को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं, और ये क्या करता है, हमारा घर्षण बल, यही कहलाता है। हमने ये सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। इस पर है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। आपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खसकाया हो। यदि आपको इस प्रकार कोई अनुभव नहीं है तो इस प्रकार अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विरामावस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। स्थिर बॉक्स को खिसकाना ज़्यादा कठिन है गतिशील अवस्था की बजाय। अगर कोई पहले गतिशील है तो उसको और गति कराने में इतना हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ता, जितना स्थिर है कोई वस्तु तो उसको गति कराने में हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील करने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। सर्पी यानी गतिशील। स्थैतिक घर्षण यानी कि कोई वस्तु स्थिर है और उसको हमको गतिशील करना है तो जो उसके ऊपर जो हम बल लगा रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा स्थैतिक घर्षण होता है।
लेकिन जो वस्तु गतिशील है और उसकी चाल को हमको गतिशील रखना है, उसको और बढ़ाना है, तो हम उस पर जो बल लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्पी घर्षण होगा। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता कि वह फर्श के संपर्क बिंदु में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। यानी कि स्थैतिक घर्षण जो होता है वो हमेशा, हम यहाँ बोल सकते हैं स्थैतिक घर्षण इज ग्रेटर देन सर्पी घर्षण, क्योंकि स्थैतिक घर्षण में हमें क्या लग रहा है, बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो स्थैतिक घर्षण हमेशा क्या होगा, सर्पी घर्षण से ज़्यादा होगा। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स में गति बनाए रखना सरल होता है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है, तो किसको पकड़े रखना आसान होगा, कुल्हड़ को, क्योंकि कांच क्या होता है, स्मूथ होता है, समतल होता है, तो उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन कम होगा, तो उसके फिसलने की संभावना ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि किसी ग्लास का भारी पृष्ठ चिकना है और उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा कठिन हो जाएगा? उसे पकड़ना आसान नहीं होगा, कठिन होगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? नहीं। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है, क्योंकि घर्षण होता है तभी हम चल पाते हैं। घर्षण नहीं होता है तो हम क्या होते हैं, उस पर स्लिप हो जाते हैं। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। अब जब आपके शिक्षक चॉक से शाम पट पर लिखते हैं तो शाम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है। चॉक की बात हो रही है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चॉक से, तो ब्लैक बोर्ड क्या होता है, हमारा खुद रास्ता होता है, और जब हम उस पर लिखते हैं तो ये जो चॉक होती है और वो दोनों में क्या होता है, घर्षण होता है। तो ये चॉक के जो कण होते हैं वो उसके कणों में क्या हो जाते हैं, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उसके कणों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और उससे वहाँ पे हम लिख पाते हैं। जो शाम पट से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार शाम पट पर हमको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायर के बीच घर्षण हो तो उन वाहनों की न तो गति प्रारंभ की जा सकती है और न ही उन्हें रोका जा सकता है, और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है। यदि कोई वस्तु गति प्रारंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वहाँ घर्षण न हो, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं गिर जाती है, चाहे वो पेच हो, बॉल बेयरिंग हो अथवा जूतों के सॉल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ पर से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। क्या आपने देखा है कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है? आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के विचारों पर चर्चा करेंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, घर्षण बढ़ाना अथवा घटाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों, बुलडोजर जो होते हैं उनके टायर भी खांचेदार होते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है, गैप होता है बीच बीच में कुछ इस तरह से, जिससे सड़क से बने उनकी पकड़ क्या होती है, अच्छी बनती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझ घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उनके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने ये देखा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह पकड़ सके। व्यायामी जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके।
यदि भी कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड खेलने से पहले हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ताकि जो हम स्ट्राइक करने के लिए जो स्ट्राइकर लेते हैं वो, और जो हमारा ब्लैक बोर्ड का जो फ्लोर होता है, जो फर्श होता है, उनके बीच में क्या हो जाए, फ्रिक्शन यानी घर्षण क्या हो, कम से कम हो, वो स्मूथ कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो पाउडर के जो कण होते हैं वो उस जो कैरम बोर्ड की जो फर्श होती है उनके छिद्रों में भर जाते हैं, जिसके कारण हम जब स्ट्राइकर को मूव कराते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर उस पर उसका घर्षण कम हो जाता है और वो हमारा ईजिली चल पाता है। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पे भी दिया, कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंद डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ब्रिज लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि करने के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे से रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्बंधन का अंतःपाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, स्नेहक, जो घर्षण को कम कर दे। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, क्यों? कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, इनमें कुछ अनियमितता अवश्य होती है। पहिए घर्षण कम करते हैं। आपने अटैचियों अथवा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाएं। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए। ठीक है, इनको हमने समांतर रखा, इनके ऊपर कोई मोटी वस्तु रखिए, पुस्तक रख दी। अब पुस्तक को धकेलिए। आप ये पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, लोटनिक गति कहते हैं। क्या आप ये अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस पर गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के गट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए देखा है? जब हम एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे क्या कर रही है, लुढ़क रही है, तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम, लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। लोटनिंग जो रोटेट हो रही है वस्तु, जो गोल गोल घूम रही है, वो क्या करती है, घर्षण को कम कर देती है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में गिना जाता है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी अथवा नाभि हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग करके सामान्य उदाहरण है। ये देखो, ये ऐसा होता है पंखे के अंदर, और इसके अंदर ये वायर लगाया जाता है, बॉल बेयरिंग की जाती है, और उसके ये बॉल बेयरिंग की जाती है, ये लगाया जाता है, और इसके कारण क्या कहता है, घर्षण को कम करते हैं। अब है तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तु पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार बल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों अथवा द्रव को के नाम भी तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या बोलते हैं, कर्षण। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल इसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति, तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है
तो उन्हें उन पर लगने घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तु को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया है। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कुछ समानता पाते हैं? उनकी आकृति कैसी होती है? एरोफॉइल शेप की होती है। ये देखो, इस तरह से होती है। ये देखो, एरोफॉइल शेप की होती है। वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण क्या हो, कम हो जाए। हमारा चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म। अब इसके आपको नोट्स मैं भेज रही हूँ, आपको कॉपी में करने हैं और इस चैप्टर को याद करना है। जितने चैप्टर करा दिए गए हैं उतने चैप्टर के काम कंप्लीट करके आप मुझे भेज दीजिए PDF बना के।